गंभीरता से समझ लीजिए। देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो लोग जुड़े हुए हो, टेलीग्राम से जुड़े हुए हो, जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हो, उनको तो नॉलेज है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं जो यूट्यूब से जुड़े हो हमारे साथ, फेसबुक पेज से जुड़े हुए हो, आप लोगों को ये जानकारी दे दे कि अब हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि देखो हमने आईपीसी ऑलमोस्ट कंप्लीट किया आप लोगों का, सीपीसी सीआरपीसी लेके चल ही रहे हैं, और जो अनअकैडमी पे मुझे फॉलो किए हुए थे तो उनका तो 20 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया कम से कम, उससे अधिक ही होगा, उससे कम नहीं होगा। तो मेरा कहना है कि अब हम लोग मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग सेशन कंडक्ट करने वाले हैं, जिसमें करना क्या है, आपको मॉक टेस्ट जब होगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन आंसर राइटिंग सेशन के लिए क्वेश्चन ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। आप अपना आंसर लिखोगे, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके जो ग्रुप का लिंक आपको दिया गया है उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजना है। आपके आंसर को डिटरमाइन करने के बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितना नंबर आया, फिर आप अपने आंसर को और बेटर कैसे कर पाओगे, करेक्ट। तो बड़े ध्यान से इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि हम तो पढ़ा दिए आप लोगों को, लेकिन अब हमको भी तो एक नॉलेज होना चाहिए कि जो चीज हम देना चाहते हैं आप लोगों को वो चीजें आप लोगों तक पहुंची है कि नहीं। तो इसके लिए आप लोग आंसर राइटिंग सेशन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। करना कुछ नहीं है, अगर ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हो तो आप बस ऊपर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल लिंक दिखेगा, आप उस पर क्लिक कर लेना, कोड अप्लाई करना, कोड होगा लॉ इज लाइफ। जी हाँ, कोड क्या होगा, कोड होगा लॉ इज लाइफ। फ्री एक्सेस आपको मिलेगा, और उसके बाद जो भी टॉपर होंगे, जो टॉप 5 में होंगे, मैं उसका नाम स्पेशली लूंगा और बताऊंगा कि उन्होंने आंसर कैसे लिखा है, आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए मेंस के दृष्टिकोण से। तो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन, बोथ लैंग्वेज। जी हाँ सौरभ जी, देखो एक और कंफ्यूजन है आप लोगों में लैंग्वेज को लेके। देखो लैंग्वेज कुछ भी हो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है, इंपॉर्टेंट है कंटेंट। किसी भी आंसर का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कंटेंट पे फोकस कीजिए। आप अगर बात को समझ गए हैं तो आपका लैंग्वेज गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इस बात पे ज्यादा जोर मत डालिए कि हिंदी इंग्लिश कुछ भी लैंग्वेज हो, बात समझ में आना चाहिए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, 2 के बाद सेक्शन 3 पे आते हैं। सेक्शन 3 कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस। अगर मान लो किसी अदर एरिया के रिस्पेक्ट में, मेट्रोपॉलिटन एरिया को छोड़ के किसी अदर एरिया के रिस्पेक्ट में अगर मजिस्ट्रेट का जिक्र होगा तो वो कौन सा मजिस्ट्रेट हम लोग मानेंगे, हम लोग मानेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात किया जा रहा है। और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया के रिस्पेक्ट में अगर बात हो रहा होगा मजिस्ट्रेट का, तो कौन सा मजिस्ट्रेट होगा, तो वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो जाएगा। तो सेक्शन 3 बस इतना बोलता है, इतना ही जान लो, दैट इज इनफ विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 3। उसके बाद आगे बढ़ो सेक्शन 4। एक बात बताइए, सेक्शन 4 में आइए, कोई भी ऑफेंस अगर हुआ, चाहे वो आईपीसी के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो किसी अदर लॉ के अकॉर्डिंग हो, उसका ट्रायल किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होगा, तो सेक्शन 4 क्या कहता है, उसका ट्रायल सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगा, करेक्ट। बस ये सब सेक्शन का जो मूल बात है उसको ही आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। सेक्शन 5 में आते हैं। अगर मान लो सीआरपीसी या किसी अदर लॉ में, सीआरपीसी या अदर प्रोसीजरल लॉ में अगर कन्फ्लिक्शन हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया किसी पॉइंट पे, तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा, सीआरपीसी प्रिवेल करेगा कि अदर लॉ प्रिवेल करेगा, जल्दी बताइए।
सीआरपीसी प्रिवेल करेगा कि अदर लॉ? अदर लॉ प्रिवेल करेगा। जो स्पेशल लॉ होगा वही प्रिवेल करेगा, सीआरपीसी प्रिवेल नहीं करेगा। वेरी गुड। सबसे पहले पूजा जी का आया है कमेंट आंसर, बहुत बढ़िया। चलो, आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी पे क्वेश्चन किया था, अनअकैडमी पे आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर एक बार फिर बता दीजिए लॉ का फुल फॉर्म। लॉ का क्या होता है फुल फॉर्म, है ना? याद रखिएगा, लॉ का फुल फॉर्म ऑलरेडी बताए हैं, जिनको पता है वो कमेंट कर दीजिए, हम लास्ट में जरूर बता देंगे इसको कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लॉ, है ना? चलो अब आते हैं सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए बस, और कुछ मत कीजिए। सेक्शन 6 कहता है कि राज्य में हाईकोर्ट को छोड़ के, एक राज्य में हाईकोर्ट को छोड़ के या कोई अदर लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई कोर्ट स्टैब्लिश्ड हुआ है, उस कोर्ट को छोड़ के राज्य में कितना कोर्ट होगा? तो सेक्शन 6 कह रहा है कि पहला होगा कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और आपको पता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो जाएगा, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग क्या कहा? बिसाइड हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट विच वर एस्टैब्लिश्ड बाय अदर लॉ, उन कोर्ट्स को छोड़ के हर राज्य में इतने कोर्ट होने ही चाहिए। जैसे कोर्ट ऑफ सेशन हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कोर्ट, सेकंड क्लास का कोर्ट, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है। एक बात हमको बताइए, क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर है सजा देने का? क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर है सजा देने का? Whether the executive magistrate is empowered to penalize, तो आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कोई पावर नहीं है सजा देने का, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर देखोगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से जुड़ा हुआ जो प्रोविजंस आपको मिलेगा वो चैप्टर 5 दैट इज अरेस्ट, है ना, चैप्टर 8, चैप्टर नंबर 10 और 8, 10, 11, ये 8, 10, 11, 5, ये जो बेसिक चैप्टर है ये बताते हैं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को क्यों जगह दिया गया सीआरपीसी में। तो सीआरपीसी में जगह बस इस बात के लिए दिया गया है कि उनका अमूमन काम क्या है? तो पहला कि जो भी ऑफेंस हुआ है उसको इन्वेस्ट करे, ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन करे, एविडेंस कलेक्ट करे। अब इन्वेस्टिगेशन होना तो इसी बात के लिए हो रहा है कि एविडेंस कलेक्ट किया जाए। और अगर 8, 10 और 11 को देखेंगे तो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे, बनाए रखे, पब्लिक पीस को बनाए रखे, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखे, यही मूल उद्देश्य होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। बस इतना ही काम है इसको। तो बात समझ में आ गया? चलिए सेक्शन 6 के बाद आगे बढ़ते हैं 7, टेरिटोरियल डिवीजन। टेरिटोरियल डिवीजन मतलब सेक्शन 7 कह रहा है कि प्रत्येक राज्य को टेरिटोरियल डिवीजन में बांटा जाएगा, दैट मींस कि सेशन में बांट दिया जाएगा। तो सेक्शन 7 को इतना याद रखो कि हर राज्य को सेशन में बांटा जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि एक सेशन को फिर फर्दर सब सेशन में भी बांटा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा स्टेट गवर्नमेंट क्यों कर रही है, स्टेट को सेशन में क्यों बांट रही है? या ऐसा भी हो सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक से अधिक सेशन भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। तो महत्वपूर्ण यह है समझना कि सेशन डिवीजन में बांटा इसलिए जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक सेशन डिवीजन के लिए एक सेशन कोर्ट को एस्टैब्लिश कर पाए स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए राज्य को सेशन डिवीजन में बांटा जा रहा है। और सब डिवीजन में बांटा जाता है इसलिए ताकि उस सब डिवीजन के लिए
आपको पता है कि जिस मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट करती है हाईकोर्ट, वो होता है सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इज इट क्लियर? सेक्शन 7 आपको बस इतना समझना है। और 8 में आए, 8 में मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर सकती है मेट्रोपॉलिटन एरिया के तौर पे। शर्त क्या है कि उस एरिया का आबादी 1 मिलियन तो होना ही चाहिए, 1 मिलियन से कम नहीं होना चाहिए। 1 मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख, 10 लाख आबादी होना ही चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जब सीआरपीसी लागू हुआ, सीआरपीसी लागू कब हुआ था? डेट बताइए जल्दी से डेट बताइए। सीआरपीसी डेट किसी नहीं आया अभी तक? चलो हमें बता देते हैं। 1 अप्रैल 1974, 1 अप्रैल 1974 के डेट से ऐसा कौन कौन सा एरिया है जिसको मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था या मान लिया जाता है? कल भी बताए थे आप लोगों को कि उस एरिया, उस प्रेसिडेंसी टाउन के लिए स्टेट गवर्नमेंट का उद्घोषणा डिक्लेरेशन का कोई आवश्यकता नहीं है। वो सीआरपीसी लागू होने के साथ ही वो मेट्रोपॉलिटन एरिया मान लिया गया है। तो वो है मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता एंड सिटी ऑफ अहमदाबाद। करेक्ट? सिटी ऑफ अहमदाबाद, याद रखिएगा ये बात को। और जब आप सेक्शन 8 को देखोगे तो उसमें ये सीधा कह दिया है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया को स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है, उसके पॉपुलेशन को अल्टर करना है, उसके लिमिट को अल्टर करना है, तो ये पावर, सभी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गया? वेरी गुड। तो ये सब बेसिक 8 तक आप लोगों को जान के रखना है। अब आते हैं 9 में, बहुत इंपॉर्टेंट है 9, सेक्शन 9। चलो सेक्शन 9 को देखो। प्रोसीजरल पेपर है, प्रोसीजर पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। और ये जो बेसिक बात है इसको भी याद करना जरूरी होता है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। हम नहीं चाहते हैं कि हम कुछ भी छोड़े, इसलिए हम आपको एक एक बात बताने का कोशिश करते हैं। चलो यहां तक समझ में आ गया तो एक बार जोरदार ठोक दीजिए ताली एक बार आप लोग। चलो वेरी गुड। अब आता है इंपॉर्टेंट सेक्शन 9। देखो यार, सेक्शन 9 कोर्ट ऑफ सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कैसे करना है ये भी समझ में आ जाएगा। कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो आप कैसे लिखोगे? तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, आप ये जानते हो कि सेशन कोर्ट जो होता है वो प्रत्येक सेशन डिवीजन में होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 2 सेशन डिवीजन के लिए एक ही सेशन कोर्ट में स्टैब्लिश हो सकता है। और स्टैब्लिशमेंट कौन करता है सेशन कोर्ट का? तो सेशन कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट करता है स्टेट गवर्नमेंट। करेक्ट? ये बात तो समझ में आ गया कि स्टैब्लिशमेंट कौन करता है सेशन कोर्ट का? स्टेट गवर्नमेंट करती है। सेशन डिवीजन के लिए होता है, प्रत्येक सेशन डिवीजन में एक सेशन कोर्ट होना ही चाहिए एज अ जनरल रूल। दूसरा, सेशन कोर्ट के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होंगे उसको कहते हैं हम लोग सेशन जज। सेशन जज अपॉइंट कौन करता है? तो सेशन जज को आप लोग भी लिखो कमेंट में, जब आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको भी कमेंट में आंसर करना है ताकि आपका रिवीजन हो। सेशन जज को कौन अपॉइंट करता है? तो सेशन जज को अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट। और उसके बाद सेशन कोर्ट में सेशन जज के अलावे और कौन कौन से जज होते हैं? तो आपको पता, एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज होते हैं। करेक्ट? चलो भाई, चलो एक बात बताओ कि अगर मान लो सेशन जज का जो पद है खाली है, वैकेंट है, तो उनके कार्य को कौन देखेगा? उनके कार्य को कौन संभालेगा? अगर सेशन कोर्ट के सेशन जज का सीट वैकेंट है तो कौन संभालेगा उनका कार्य? आंसर क्विक आना चाहिए। एडिशनल सेशन जज। वेरी गुड, सबसे पहले आंसर आया है एबीसीडी साहब का।
और अगर एडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो, अगर एडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो असिस्टेंट देखेगा, और अगर असिस्टेंट भी नहीं है तो, और अगर असिस्टेंट सेशन जज भी नहीं है तो कौन देखेगा? तो असिस्टेंट सेशन जज भी नहीं है अगर, तो सीजीएम देखेंगे, है ना, सीजीएम साहब देखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इसी तरीके से समझ में आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्स। हाँ, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पहलू आता है कि कोर्ट ऑफ सेशन का पॉइंट, 55 नंबर पॉइंट, कि कोर्ट ऑफ सेशन का जो प्रोसीडिंग होगा वो कहां होगा? मुख्यतः कोर्ट ऑफ सेशन का जो कार्रवाई होता है, देखो सब सेक्शन 6 कह रहा, मुख्यतः जो कोर्ट ऑफ सेशन का जो कार्रवाई होगा वो मुख्यतः उस जगह पे होता है जो हाई कोर्ट तय करती है, जो हाई कोर्ट तय करती है। हाई कोर्ट जिस जगह को निर्धारित करेगी उसी जगह पे सेशन कोर्ट का कार्रवाई होगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि क्या एक्यूज्ड के कॉलोनी में हो सकता है सेशन जज का कार्रवाई, यस और नो? एक्यूज्ड के कॉलोनी में क्या हो सकता है सेशन जज का कार्रवाई? अगर होगा तो सब्जेक्ट टू व्हाट कंडीशन हो सकता है? वेरी गुड। तो यहां पे हाईकोर्ट जो जगह निर्धारित की है उस जगह को छोड़ के किसी अदर जगह पे भी हो सकता है कार्रवाई सेशन कोर्ट का। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे सेशन जज, सेशन कोर्ट के सेशन जज, उनको लगना चाहिए ये बहुत आवश्यक है फॉर द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टी एंड द विटनेसेस, और ये जरूरी है केस का डिस्पोजल के लिए। तो अगर ये सिचुएशन है तो प्रोसिक्यूशन और एक्यूज के सहमति पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, दैट मींस की सेशन जज, वो सेशन कोर्ट का कार्रवाई किसी भी अन्य जगह पे कर सकता है। बात समझ में आया? पूरा का पूरा मसला कोर्ट ऑफ सेशन से जुड़ा हुआ। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका कोर्ट ऑफ सेशन का पूरा मामला। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक पॉइंट और छूट रहा है। एक पॉइंट आप लोग याद रख रहे हो, अगर हम आपसे पूछें, अगर हम आप लोगों से पूछें कि एक सेशन जज दूसरे सेशन डिवीजन का, दूसरे मतलब कि दूसरे सेशन डिवीजन में जो सेशन कोर्ट है उस कोर्ट का सेशन जज अपॉइंट हो सकता है क्या? नेहा जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नहीं हो सकता, वेरी गुड। लेकिन एक सेशन कोर्ट का सेशन जज दूसरे सेशन कोर्ट का एडिशनल सेशन जज या एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज के तौर पे अपॉइंट हो सकता है क्या? लीगल ग्रेप्स जी गुड इवनिंग, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो कुछ भी पॉइंट आप लोगों का सेशन कोर्ट के रिस्पेक्ट में नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हो, अपॉइंटमेंट के बारे में बात हो कि सेशन कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, और सेशन जज के अलावा और कौन कौन से जज होते हैं, अगर सीट वैकेंट हुआ तो कौन प्रिसाइड ओवर करेगा उस सीट पे कोर्ट ऑफ सेशन के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की क्या प्रोसीडिंग जो है हाई कोर्ट जो प्लेस निर्धारित की है उसके अलावा किसी अदर प्रोसीडिंग पे, अदर जगह पे क्या सेशन कोर्ट का कार्रवाई प्रोसीडिंग हो सकता है? तो होगा तो क्या है? और छठा कि एक सेशन जज दूसरे सेशन कोर्ट का एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज के तौर पे अपॉइंट हो सकता है। इतना आपको याद रखना है बस सेशन कोर्ट के बारे में। तो ये हो गया सेक्शन 9, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 9, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मजा आ रहा है तो शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर दबा के कीजिए, लाइक शेयर दबा के कीजिए, जरूर कीजिए अगर मजा आ रहा है तो। अब आते हैं 10 पे, सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज सेशन जज का सबऑर्डिनेट होता है, सेक्शन 10 बता रहा है। और दूसरा बात आपको याद रखना है कि असिस्टेंट सेशन जज का
जो काम होगा वो वही होगा जो तय करेगा सेशन जज। सेशन जज अगर तय कर रहा है कि इस केस का डिस्पोजल असिस्टेंट सेशन जज करेगा, तो उसी केस का डिस्पोजल कर सकता है असिस्टेंट सेशन जज, और असिस्टेंट सेशन जज सबऑर्डिनेट होता है सेशन जज का। ये सेक्शन 10 कह रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11 का। सेक्शन 11 कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जब भी बात कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट का आएगा तो कोर्ट चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का हो, कौन एस्टैब्लिश करता है? चाहे कोर्ट ऑफ सेशन हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो, कोर्ट को एस्टैब्लिश कौन करता है? कोर्ट को एस्टैब्लिश करती है स्टेट गवर्नमेंट। और साथ ही साथ जब कोर्ट एस्टैब्लिश हो गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, तो किसी भी एरिया के लिए कितना कोर्ट एस्टैब्लिश्ड हो सकता है, चाहे वो फर्स्ट क्लास का हो या सेकंड क्लास का हो, तो जितना उचित लगेगा उतना कोर्ट एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा, है ना। स्टेट गवर्नमेंट को जितना उचित लग रहा है, कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, तो जितना उचित लगता है उतना कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कौन करता है? कोर्ट को तो स्टेट गवर्नमेंट करती है एस्टैब्लिश, लेकिन इस कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है? तो वो करती है हाई कोर्ट। वो कौन करता है? वो करता है हाई कोर्ट करता है। बात समझ में आ गया? और सब डिवीजन के लिए जो मजिस्ट्रेट अपॉइंट होता है वो कौन होता है? तो SDJM, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना। बात समझ में आया 11। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण 12 कि किसी भी एक मजिस्ट्रेट को, फर्स्ट क्लास जितना भी मजिस्ट्रेट होगा उसमें से एक को हाई कोर्ट क्या कर सकती है? डिक्लेयर कर सकती है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पे या एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पे। तो ACJM का प्रोविजन 12 में है। कौन होता है? तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही अपॉइंट होता है। 11 12 हो गया। अब आते हैं 13 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो किसी स्पेशल केस के प्रोसिक्यूशन के लिए, माफ कीजिए प्रोसिक्यूशन नहीं, डिस्पोजल के लिए हम स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, दैट मींस की हाईकोर्ट कर सकती है। तो यहां पे देखो स्पेशल का बात अगर करें तो हाईकोर्ट इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, हाईकोर्ट तो करेगी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट, लेकिन केंद्र या राज्य के रिक्वेस्ट पे करेगी, स्पेशल केस के लिए या क्लास ऑफ केसेस के डिस्पोजल के लिए। महत्वपूर्ण क्या है, एक और बात है इसमें कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो अपॉइंटमेंट होता है वो एक समय में कितने साल के लिए होता है? तो एक समय में 1 साल के लिए ही हो सकता है। बात समझ में? ये नंबर बढ़ भी सकता है, एक करके बढ़ सकता है साल, लेकिन एक समय में 1 साल के लिए ही होता है। उसके बाद आता है 14, ये सब बस आपको बेसिक समझ लेना है। लोकल जुरिस्डिक्शन 14, सेक्शन 14 क्या है? लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के कंट्रोल के अंतर्गत चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है कि कितना जुरिस्डिक्शन तक एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होगा अधिकार। बात समझिएगा। 14 क्या कह रहा है? लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो मान लो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, फॉर एग्जांपल, इस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार कहां तक होगा, इस बात को कौन निर्धारित करता है? इस बात को निर्धारित करता है CJM, लेकिन सब्जेक्ट टू हुम कंट्रोल, किसके कंट्रोल के अंतर्गत? तो हाई कोर्ट के कंट्रोल के अंतर्गत करता है। बात समझ में आ गया? क्योंकि एक सेक्शन का नाम बता दीजिए हमको, अगर CRPC पढ़े हो तो एक सेक्शन का नाम बताओ जिसमें यह बात कहा गया है कि जो भी फंक्शन है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, वो फंक्शन को सुपरवाइज करने का पावर हाई कोर्ट को है। जल्दी बताइए। उस फंक्शन को सुपरवाइज करने का पावर हाई कोर्ट को है। फंक्शन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट कुड बी सुपरवाइज्ड बाय द हाई कोर्ट। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन जल्दी बताइए, जल्दी, क्विक। नहीं, अभी तक किसी का भी नहीं आया है।
चलिए हम ही बताते हैं। वो सेक्शन है 483 सीआरपीसी। आप लोगों को ये बता चुके हैं, इसलिए पूछते हैं। पूछने के पीछे का उद्देश्य यही होता है कि आप लोग जब बोलोगे क्वेश्चन आंसर, देखो जब आपसे कोई सवाल करता है ना और उसका आप जवाब देते हो तो वो ज्यादा होता है कि माइंड में सेट करता है। तो 483 देखोगे तो ये बात कहा गया है। चलिए आगे लेके चलते हैं कार्रवाई को। वेरी गुड रत्नेश राज जी, वेरी गुड। 14 के बाद 15 पे आते हैं। 15 क्या कहता है? सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एक बात बताओ कि जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा, यहां सीधा कह रहा है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू दी सेशन जज। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम किसका सबऑर्डिनेट होगा? तो सेशन जज का सबऑर्डिनेट होगा। सेशन जज का सबऑर्डिनेट है। और सबसे महत्वपूर्ण कि सीजीएम सेशन जज का सबऑर्डिनेट है, मतलब सेशन जज सीजीएम से ऊपर है। और सीजीएम के नीचे कौन है? सीजीएम के नीचे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आता है ना, और उसके नीचे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट आता है। तो इस तरीके से हिरार्की बनता है। पहले देखो, पहले सेकंड क्लास, मतलब दैट मींस के नीचे सेकंड क्लास, उसके ऊपर फर्स्ट क्लास, उसके ऊपर सीजीएम, और सीजीएम के ऊपर सेशन कोर्ट, और सेशन कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट, है ना, और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, हिरार्की ऑफ द कोर्ट जब भी पूछेगा, हिरार्की ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट अगर आपसे पूछा तो आपको कुछ, और वो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियली के रिस्पेक्ट में पूछा तो सेकंड, फर्स्ट, सीजीएम, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये होता है हिरार्की। चलिए आगे लेके चलते हैं कार्रवाई को और बढ़ते हैं। तो सेक्शन 15 हो गया सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद देखो 16 है कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। कौन स्टैब्लिश करता है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का बात हो रहा है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में होगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, इसको जरूर कमेंट कीजिए। और मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होता है और स्टैब्लिश करती है स्टेट गवर्नमेंट, करेक्ट। और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कौन करता है? कोर्ट को तो स्टैब्लिश कर दी स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करता है हाई कोर्ट करती है ना। बात समझ में आ रही है बात? चलो अब कि जब जितने भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुए हैं उसमें से किसी एक को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, या फिर एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। उसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में किसी एक को हाई कोर्ट के द्वारा। तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जो सेक्शन है, याद रखिएगा 17, सेक्शन 17। आप लोगों को हम याद भी करा देंगे, निश्चित रहिए याद भी हो जाएगा आप लोगों को। लास्ट में हम लोग रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा। तो बात समझ में आ गया। उसके बाद 18 में आ जाओ। 18 में स्पेशल, किसी पार्टिकुलर केस के लिए, क्लास ऑफ केसेस के लिए हाई कोर्ट केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे अपॉइंट कर सकती है ना स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। लेकिन कितने टाइम पीरियड के लिए? तो एक समय में 1 साल के लिए ही अपॉइंट होता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी मेट्रोपॉलिटन एरिया के रिस्पेक्ट में। उसके बाद सबऑर्डिनेशन का बात करो तो जितना भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है ये इसके ऊपर कौन होगा? इसके ऊपर होगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। वही फॉर्मूला, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और इसके ऊपर होता है सेशन जज। सेशन जज होते हैं इसके ऊपर। तो सबसे ऊपर सेशन जज, उसके नीचे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, फिर उसके नीचे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इस तरीके से हायरार्की होता है। तो ये हो गया आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। आगे लेके चलते हैं और 19 पे आते हैं। 19 हो गया, 18, 19, अब आता है 20, 17, 18, 19, 20। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। देखो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कौन अपॉइंट करता है? तो यहां कह रहा है कि प्रत्येक जिला के लिए, प्रत्येक मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए
स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। लेकिन अगर हमसे पूछेंगे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कौन अपॉइंट करता है, तो आप लोग को याद रखना है कि हाई कोर्ट करती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्टेट गवर्नमेंट करती है। और इसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में हाई कोर्ट क्या करती है, माफ कीजिए, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एक को डीएम बना देती है, किसी को एडीएम बना देती है, उसी में से किसी को एसडीएम बना देती है सब डिवीजन के लिए, है ना, सब डिवीजन के एसडीएम बन जाता है। तो ये काम स्टेट गवर्नमेंट का है। ये हो गया 20। और उसके बाद इतना ही बहुत है इसके लिए। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, स्पेशल पार्टिकुलर केस के लिए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट होता है, अपॉइंट करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को है, बस इतना याद रखना है आपको। और उसके बाद 22 सबऑर्डिनेशन, तो जितना भी डिस्ट्रिक्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा वो डीएम का सबऑर्डिनेट होगा, जितना भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा विद इन डिस्ट्रिक्ट वो डीएम का सबऑर्डिनेट होगा। ये हो गया 22। 23 उसके बाद आते हैं सबऑर्डिनेशन लोकल जुरिस्डिक्शन, माफ कीजिए 22 में लोकल जुरिस्डिक्शन है, करेक्ट कर लीजिए, 22 लोकल जुरिस्डिक्शन। तो लोकल जुरिस्डिक्शन को डिटरमाइन कौन करता है, तो सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन क्षेत्राधिकार क्या होगा ये डीएम तय करता है, लेकिन डीएम सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। और 23 में है ये बात सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जितना भी जिला में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा वो डीएम का सबऑर्डिनेट होता है, बस इतना ही आपको जान लेना है। 20 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कौन करता है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 21 में अपॉइंट कौन करता है, स्पेशल केस के लिए अपॉइंट होता है। और एक जिला में मजिस्ट्रेट किस किस प्रकार के हो सकते हैं, तो सबसे ऊपर डीएम होता है, उसके साथ एडीएम होता है, सब डिवीजन में एसडीएम होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके बाद जुरिस्डिक्शन कौन तय करता है, तो जुरिस्डिक्शन जो है 22 कह रहा है कि जुरिस्डिक्शन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का तय करता है डीएम, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। ये हो गया आपका पूरा का पूरा। और सबऑर्डिनेशन के लिए 23, तो जितना भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा जिला में वो सबऑर्डिनेट डीएम का होता है, बस आपको इतना ही जान लेना है 23 तक। तो 24 इंपॉर्टेंट है, 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 में आगे बढ़े उसके पहले एक बार हम क्विक रिवीजन करना चाहते हैं। बस हमको 2 मिनट दीजिए, जो सवाल पूछेंगे उसका आंसर आपको करना है। देखो आपको याद हो जाएगा। चलो बताइए जल्दी से, जिसका आंसर पहले आएगा, जिसका भी आंसर पहले आएगा हम उनका नाम लेते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट का जिक्र किस सेक्शन में किया गया है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट का जिक्र किस सेक्शन में किया गया है, जल्दी से क्विक। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जिक्र किस 16 में, वेरी गुड। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कोर्ट का जिक्र है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया 8, वेरी गुड। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्विक, चीफ, आई एम टॉकिंग अबाउट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 12, वेरी गुड सौरभ जी। कौन सा मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पे, कौन सा मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाता है, क्विक आंसर आना चाहिए। कौन सा मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पे, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड डेजी जी, फर्स्ट क्लास को। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर विच सेक्शन, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किस सेक्शन में है, क्विक, कोर्ट ऑफ जुडिशियल, हाँ किस सेक्शन में है, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किस सेक्शन में, 11, वेरी गुड सौरभ जी। चलो लोग, कोर्ट ऑफ सेशन किस सेक्शन में, क्विक, कोर्ट ऑफ सेशन किस सेक्शन में है, क्विक, कोर्ट ऑफ सेक्शन 9 में, वेरी गुड। कौन स्टैब्लिश करता है कोर्ट ऑफ सेशन को, क्विक, वेरी गुड सौरभ जी बहुत स्पीड आ रहा है। कोर्ट ऑफ सेशन को कौन, वेरी गुड
इस बार सबसे पहले आंसर आया है सौरभ जी का ही है सबसे पहले। तो कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है, करती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है? क्विक क्विक, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है? हाईकोर्ट करती है। वेरी गुड निर्मल जी, हम वेरी गुड। कोर्ट ऑफ सेशन में, कोर्ट ऑफ सेशन के लिए, वेरी गुड वेरी गुड, कोर्ट ऑफ सेशन में एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? कोर्ट ऑफ सेशन में एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज का अपॉइंटमेंट सबसे पहले आंसर आना चाहिए। वेरी गुड सर शुभम जी, शुभम जी का आंसर सबसे पहले आ गया है। अगर मान लो कि सेशन जज नहीं है तो कौन देखेगा प्रोसीडिंग? सेशन जज नहीं है तो कौन देखेगा प्रोसीडिंग? क्विक आना चाहिए आंसर। सेशन जज नहीं है, एडिशनल देखेगा। वेरी गुड शुभम जी, वेरी गुड। और एडिशनल भी नहीं है तो गौरव जी वेरी गुड। और एडिशनल भी नहीं है तो असिस्टेंट देखेगा। वेरी गुड अंकित जी, वेरी गुड। और असिस्टेंट भी नहीं है तो, असिस्टेंट भी नहीं है तो, असिस्टेंट भी नहीं है तो सीजीएम देखेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि एक सेशन जज क्या दूसरे सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज के तौर पर अपॉइंट हो सकते हैं? एक सेशन जज क्या दूसरे से यस हो सकते हैं। वेरी गुड, हो सकते हैं, हो सकते हैं। रत्नेश जी हो सकते हैं, नम्रता जी हो सकते हैं, एडिशनल सेशन जज के तौर पे हो सकते हैं, लेकिन एज ए सेशन जज दूसरे सेशन जज दूसरे सेशन कोर्ट में नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को किस सेक्शन में बोला गया है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सबसे पहले आंसर आना चाहिए किसका? वेरी गुड सौरभ जी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 20 में। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, स्पेशल 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 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वेरी गुड सिंह साहब जी, वेरी गुड 21। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बिना देखे बोलना है। लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लोकल जुरिस्डिक्शन जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का 14, वेरी गुड 14, बिना देखे, बिना देखे। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट 13, वेरी गुड सौरभ जी 13। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट 13, वेरी गुड। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट 13। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं 17। रत्नेश जी का करेक्ट आंसर आया, रत्नेश जी का करेक्ट है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 17। उसकी स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वेरी गुड सुवर्णा जी, वेरी गुड। बहुत दिन के बाद सुवर्णा जी आपको हम देखे 18, वेरी गुड। उसके बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सबऑर्डिनेशन क्विक क्विक 19। लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ है क्या? लोकल जुरिस्डिक्शन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का नहीं है। लोकल जुरिस्डिक्शन कहां दिया गया है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का? तो बस याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? बिना देखे अगर बोले हो तो याद होना चाहिए, ये गारंटी है मेरा। बिना देखे अगर आंसर किए हो तो याद हो गया होगा। लेकिन याद बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये आपको हमेशा याद रहे, इसके लिए देखो ऐसा थोड़ी ना है। देखो आप लोग बोलोगे, हम जब अनअकैडमी पे क्लास ले रहे थे तो एक आप लोगों में से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर याद नहीं रहता है, और आपको याद कैसे रहता है? देखो हम सबको याद हो सकता है, हम भी भूलते हैं, जो भी पढ़ा है वो भूलेगा, लेकिन याद को रिकॉल करते रहना है। रिकॉल करने के लिए एक मात्र रामबाण
जो फॉर्मूला है क्या है रिवीजन का। ये रिवीजन बहुत जरूरी है। हम अनअकैडमी पे भी बोले थे, अनअकैडमी पे देखो जो लोग अभी तक फॉलो नहीं किए हो बाबू, जो लोग अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किए हो कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा प्रोफाइल लिंक मिल जाएगा, क्लिक करना। और क्लास को फ्री एक्सेस चाहते हो क्लास का, कि स्पेशल क्लास उर्दू सबका फ्री हो जाए, तो कोड अप्लाई कर देना। कोड क्या है, लॉ इज लाइफ। कोड है लॉ इज लाइफ, फ्री एक्सेस मिल जाएगा, रटा देंगे आप लोगों को, भरोसा रखिए। अगर 2 मंथ तक टिक गया है आप लोग साथ, तो आपको सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस हम रटवा देंगे। बुक खोलने का जरूरत नहीं होगा, बस शर्त है आप लोगों को कि उस याददाश्त को बनाए रखने के लिए रिवीजन करना पड़ेगा। नहीं भी करोगे ना, अगर आप लोग नहीं भी करोगे तो मेरा जो टेंडेंसी है, हम आपसे रिवीजन करवाते रहेंगे, हम आपसे रिवीजन करवाते रहेंगे। और किसी भी चीज को कितने बार पढ़ना है जल्दी से बताइए। किसी भी चीज को कितने बार पढ़ना है, किसी भी चीज को 72 बार। हाँ, और क्या 1000 बुक पढ़ने से कुछ होता है क्या? 1000 बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता है, लेकिन एक बुक को अगर आप पढ़ते हो 1000 बार तो बहुत कुछ हो जाता है ना, बहुत कुछ हो जाएगा। अगर एक बुक को 1000 बार पढ़ लिए तो आपको दृष्टिकोण समझ में आएगा कि पढ़ना कैसे है, लॉ कैसे दिमाग में एडजस्ट होता है, सेट होता है। बाकी सब रिवीजन का खेला है। अब जितना बार लॉ को रिवीजन करोगे ना, जितना बार लॉ को रिवीजन करोगे, आपको लगेगा अरे यार ये आज कुछ नया सीख लिए, आज कुछ नया सीख लिए, ऐसा आपको अनुभव होगा। और ये एक समुंदर है जिसको आपको डूब के ही पार कर सकते हो। और जब तक आपके लाइफ में, याद रखिए, जब तक कुर्सी नहीं पकड़ लिए हैं, जब तक आप लोग कुर्सी नहीं पकड़ लिए हैं, तब तक आपका एक दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। छोड़िए नहीं, उस दिन भी आपको रिवीजन करना है। जैसे हम अनअकैडमी में भी आपको बोले कि इतना मेहनत तभी हो पाएगा, इतना शिद्दत तभी हो पाएगा जब आप उससे मोहब्बत कर लीजिएगा। तो मोहब्बत जिस दिन हो गया आपको, उस दिन बस इबादत होगा और आप डूब जाओगे, और जहां पहुंचना है वहीं पहुंच के निकलोगे ऊपर। तो मेहनत करने से कभी हिचकिचाइएगा नहीं, रिवीजन 72 बार करना है आपको। चलो सर, ज्वाइंटर ऑफ चार्ज नहीं पढ़ाए हैं क्या? सुवर्णा जी, अनअकैडमी पे तो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस के बारे में। ये सीआरपीसी का फिर से हम लोग रैपिड रिवीजन शुरू किए हैं, ताकि जो बच्चों का छूट गया है ना, उनका भी हो जाए, आप लोगों का रिवीजन हो जाए। तो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आप चेकआउट करोगे, यूट्यूब चैनल भी चेकआउट करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब अनअकैडमी भी चेकआउट करोगे तो वहां भी मिल जाएगा। डिटेल में पढ़ाए, डिटेल में, है ना। चलिए, एक क्वेश्चन के साथ हम आज का सेशन को करना चाहते हैं समाप्त। क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का निर्देश दे सकता है? अगर हां तो एक्सप्लेन कीजिए अपने आंसर को, अगर नहीं तो कहां बताया गया है ये बात। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन लिख देते हैं। वेदर दी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट empowered to order police to investigate। ये उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी मेरा क्लास अनअकैडमी पे पूरा कर लिए हैं, चैप्टर 12 का। एक्सप्लेन योर आंसर। जब हम लोग अनअकैडमी पे मिलेंगे, कि क्लास का टाइमिंग कल कितने बजे हम लोग मिल रहे हैं अकेडमी पे? 10 बजे। 10 बजे जब मिलेंगे तो ये आंसर, हम इस आंसर के साथ आप लोग को रहना है प्रेजेंट। चलो,
लवली सिंह जी एक बात आपको बोले, लवली सिंह जी का कमेंट आ रहा है कि सर सम पर्सन आर मेकिंग फन ऑफ मी। लवली सिंह जी एक बात याद रखिएगा, मजाक भी अगर आपका मजाक कोई भी उड़ा रहा है तो सबसे पहले तो ये बहुत गलत बात है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सब अपने 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 टाइम ड्यूरेशन में है, कोई किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकता है, ये बहुत गलत बात है। अगर कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है दैट इज नॉट गुड। और लवली जी आपको हम स्पेशली बोलना चाहेंगे कि देखो याद रखना, अपने यही लोग आपको प्रेरणा देते हैं, यही लोग आपको आपका प्रेरणा बन जाता है, आपको अपना पर्सनल लाइफ का कहानी बताते हैं। याद रखिएगा, बहुत लोग मजाक उड़ाता था जब हम बोलते थे कि एक दिन ऐसा हो जाएगा कि पूरा सेक्शन बुक दिमाग में रहेगा, पूरा बुक का सेक्शन दिमाग में होगा और ये पॉसिबल है, तो लोग मजाक उड़ाता था। आज वही बात हकीकत हो गया। तो जो दुनिया बोले कि नहीं हो सकता है, साला वही काम करके दिखाना है आपको। दुनिया आज आपका मजाक उड़ा सकती है, ध्यान मत दीजिए, किसी का भी किसी का लाइफ हो मजाक तो बनेगा, और मजाक भी तो उसी का बनता है जो आगे बढ़ रहा होता है, हर किसी का मजाक नहीं बनता है। तो इसलिए लवली जी इस बात से डिमोटिवेट मत होइए कि आपका आंसर गलत आ रहा है या सही आ रहा है। आंसर तो कर रहे हो ना, अपने मंजिल की तरफ बढ़ तो गए हो, रास्ता बस थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। तो इस सब बात पे फोकस मत कीजिए, इस सब बातों पे फोकस नहीं करना है आपको। याद रखना है कि करना तो वही है जो लोग बोले कि तुमसे नहीं हो सकता है। जी हाँ, जो लोग बोलते, और याद रखिएगा अपने अलावा किसी दूसरे पे यकीन मत कीजिएगा, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, कितना भी अपना खास क्यों ना हो, उस पर यकीन मत कीजिएगा। कोई साथ नहीं देता है, जब आपका दिन खराब होगा तो कोई साथ नहीं देगा, आपके अलावा सिर्फ आप ही होगे जो आपका सहारा बनोगे। तो फोकस एक ही बात पर रखो कि किसी भी तरीके से एट एनी कॉस्ट हमको मेरा एग्जाम निकालना है। हम जज बनना नहीं चाहते, हम जज हैं, बस इस बात को साबित करना चाहते हैं कि हम जज हैं। जज का मेंटलिटी है और ये साबित हम कर देंगे एग्जाम को क्वालिफाई करके। इसी मेंटलिटी के साथ पढ़ाई करो बस, और कुछ नहीं। और दुनिया क्या बोलता है ये भी आप सोचोगे तो फिर दुनिया वाला क्या सोचेगा, है ना। सवाल एक बार ध्यान से फिर सुन लीजिए। सवाल है कि वेदर द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को के पास क्या शक्ति है कि वो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दे सके, क्या ये पावर है। तो दूसरी यहां पे बड़े क्वेश्चन, इतना इजी मत लीजिएगा इस क्वेश्चन को इजी मत लीजिएगा। हम क्या क्वेश्चन किए हैं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास शक्ति है कि वो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्या करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑर्डर कर सकती है। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, लग रहा है बहुत इजी है। 167 में आप जा रहे हो, सबसेक्शन 2A, वहां का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, तो इसलिए बड़े ध्यान से आपको जवाब देना है। और कौन कौन सा सेक्शन जुड़ेगा ये हम आपसे अनअकैडमी पे डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, तो फिर आप लोगों से कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया, धमाका हुआ है तो अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में बोल दो, मजा आया कि नहीं मजा आया, धमाका हुआ कि नहीं हुआ। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ जरूर कर दीजिएगा। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।